राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेताजी जेल आए और हम लोगों के जूस पिलाकर भूख हड़ताल तोड़वाई। उसने पूछा आप कौन, मैंने अपना परिचय दिया और जैसे ही परिचय दिया वैसे ही पुलिस ने मारना शुरू किया। उस समय अंधेरा बहुत था कैंपस में हुई और मैंने धक्का दे दिया तो वो गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत जो है पुलिस ने बहुत पिटाई की और मुझे जब होश आया तो मैं जेल के दरवाजे पर खड़ा था। माला पहन रखी थी और हमने माला पहन रखी थी, सब जिंदाबाद लगाए थे। जैसे पिताजी देखे बस उन्होंने गाली देना शुरू किया, गया नालायक। उन्होंने चप्पल उठाई तो जितने हमारे समर्थक थे वो सब भाग गए, यहाँ तक कि जो मेरी मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी छोड़ के भाग गए। नमस्कार साथियों, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे श्री दिग्विजय सिंह देव जी से, जो निवर्तमान छात्र सभा से प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज हम कोई पार्टी बंदी की बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात करने के लिए आए हैं, एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने के लिए आए हैं जिसे हर कोई व्यक्ति, चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके काम ज़रूर आने वाली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, समाजवादी पार्टी और आपका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन कहा जाता है। बचपन से जो लोग आपको जानते हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से एक संघर्ष की बौछारों को उनसे निपटते हुए आपने अपने जीवन को स्थापित किया, एक नाम को स्थापित किया और आगे भी अभी और संघर्ष होंगे। नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। स्वागत है। समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी से ही जुड़ने के पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक पहली वजह, क्योंकि शुरू से बचपन से ही मुझे भगत सिंह बहुत पसंद थे और उनको फॉलो करने की मुझे बड़ी आदत थी और उनके बारे में पढ़ना जानना। तो भगत सिंह की विचारधारा को अगर जब आप पढ़ेंगे, देखिए देश का दुर्भाग्य है कि भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी के रूप में जाना गया, लेकिन भगत सिंह एक बड़ी विचारधारा और भगत सिंह ने इस देश में सबसे पहले एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी। और देश में अगर पहला कोई समाजवादी संगठन था तो भगत सिंह जी ने बनाया था। तो जब आप भगत सिंह को पढ़ते हैं तो आप समाजवाद को पढ़ते हैं और जब आप समाजवाद को पढ़ते हैं तब आप गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े की बात समझते हैं। उस विचारधारा से जुड़ने के बाद जब हाई स्कूल पास करने के बाद मैं अपने ननिहाल में था, उस समय कारगिल वार चल रहा था। मेरे रिश्तेदारी में किसी की जो है रिश्तेदारी में जो है वो शहीद हुए थे जवान और उनकी डेड बॉडी आई हुई थी। तो उस डेड बॉडी के अंतिम संस्कार में हम लोग भी गए हुए थे। जब हम लोगों ने देखा वहाँ का एसडीएम, कप्तान, तमाम प्रशासनिक अमला वो भी था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मुखाग्नि दी जाती है तो उसके बाद एक समय होता है कि आदमी बैठ के वेट करते हैं। उस समय किसी ने कहा कि देखो ये काम जो है मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। अगर मुलायम सिंह यादव जी ना करते तो पहले केवल बक्सा आता था और उनका सामान आता था और अंतिम संस्कार भी बॉर्डर पे कर दिया जाता जी। वो बात दिल में बड़े गहरा असर करके गई और ये बात मन में बहुत छुई कि एक नेता जिसने सैनिकों के लिए इतना बड़ा काम किया। तो पहला आकर्षण समाजवादी पार्टी की तरफ वही था और दल की तरफ वही था। उम्र कम थी, लेकिन एक बात, जब से मैं भी उस समय आर्मी में जाने का प्रयास कर रहा था, आर्मी में भर्ती का प्रयास कर रहा था, उस समय ये बात जब आई तो मन में घर कर गई और पहला आकर्षण, पहला जुड़ाव समाजवाद से और समाजवादी पार्टी से ही है। तब से जो मन में आई और आगे चलते फिर छात्र राजनीति में हम लोग आ गए, वहाँ आंदोलन हुए, आंदोलन में हम लोग जेल गए। जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसने छात्र संघों पर ताले लगा दिए और ताले लगाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने कहा कि छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाएंगे और कोई छात्र आंदोलन करेगा तो आंदोलनों को कुचल दिया जाएगा। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग जेल गए। जेल में हमने भूख हड़ताल की। 5 दिन भूख हड़ताल के बाद समाजवादी पार्टी के इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेताजी जेल आए और हम लोगों के जूस पिलाकर भूख हड़ताल तोड़वाई। तो नेताजी से पहला और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहला जो मिलन है, जो एक दूसरे को जानने वाली जो बहुत करीब की बात है, वो वहीं से शुरू होती है। और फिर जब उनसे जुड़ने के बाद जितना उनके हम लोग करीब जाते गए उतना ही ज़्यादा जो है उनकी तरफ झुकाव और आकर्षण बढ़ता गया। शायद नेताजी इकलौते ऐसे
और भी नाम होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन नेताजी इकलौते ऐसे नेता हमें दिखे जो जिनकी आंखों में ये बात रहती थी कि गरीब मजदूर किसान का बेटा भी राजनीति में आए। क्योंकि जब जब वो मुख्यमंत्री बने तब तब उन्होंने छात्र संघों के चुनाव पर ताले हटाए और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सरकार के प्रशासन को आदेश दिया कि हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराए जाए। तो ये एक जो जुड़े रहने का सबसे बड़ा कारण था, वो यही है। दिग्विजय सिंह देव की शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता मैंने एक साल बीएससी भी की है, बीएससी छूट गई, आर्थिक कारणों से छूट गई। फिर उसी से मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा लिया था। फिर मैंने बीए किया फखरुद्दीन अली अहमद स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद से। उस समय मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता भी था, 5-6 पीरियड सरदार सिंह कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बाद मैंने एमए किया लिंग्विस्टिक्स से, फिर दोबारा एमए किया, और उसी समय हम लोग पीएचडी के लिए इनरोल्ड हुए थे। लेकिन उस समय यूजीसी ने बहुत सारी पीएचडी सारी कैंसिल कर दी थी, नए सिरे से नई गाइडलाइंस होनी थी, तो पीएचडी कैंसिल हो गई। एलएलबी की, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो अगर समानता कहें तो एमए है और कंप्यूटर में डिप्लोमा है। मैं देखता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आप पुलिस से भिड़ जाते हैं, प्रशासन से भिड़ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, या यूँ कहें कि छात्रों के हितों को लेकर के आप अपनी बात रखते हैं। कई बार आपको पुलिस की बर्बरता का भी सामना करना पड़ता है, कई बार लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है। सबसे अभी तक का आपका सबसे हाई प्रोफाइल जो आपके हिसाब से है, हाई प्रोफाइल कहना गलत होगा, लेकिन आपको सबसे अधिक बर्बरता किस केस में झेलनी पड़ी और क्या स्थिति पैदा हुई? देखिए, ये घटना शायद 3-4 साल पहले की है। ख्वाजा अलीद्दीन चिश्ती यहाँ पर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में ही, वहाँ पर छात्रावासों के में मिल रहे खाने और तमाम दिक्कतों के लिए वहाँ के स्टूडेंट वहाँ पर लगातार अनशन कर रहे थे और 2 दिन से उनकी हड़ताल चल रही थी। मुझे जानकारी हुई, मैं उस समय छावा का प्रदेश अध्यक्ष भी था। तो चूँकि विद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही ये कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं तीसरे दिन शायद दूसरी रात में वहाँ पहुँचा था और मेरे छात्रों से बात हुई। हमारे साथ कुछ और भी नौजवान जो थे वहाँ पहुँचे और आंदोलन चल रहा था। जैसे ही हम पहुँचे, पहले से ही पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी, कोई बातचीत चल रही थी, और जैसे पुलिस ने पूछा आप कौन, मैंने अपना परिचय दिया, और जैसे ही परिचय दिया वैसे ही पुलिस ने मारना शुरू किया। उस समय अंधेरा बहुत था कैंपस में, थोड़ी छुटपुट लाइटें जल रही थी। उस समय पुलिस ने जो है अंधेरे में बहुत मारा था, क्योंकि 15-20 लोग थे और बुरी तरह से जहाँ से जैसे मार पा रहे थे, लात से, घूंसे से, लाठी से, डंडे से घसीट के मारना, बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया था, जिसमें जो नाक से, मुंह से भी ब्लड आया और बहुत सारी चोटें भी आई। खैर, आंदोलन है, चोटें तो लगती रहती है। वो एक पहला वाक़या था। एक बार और हमें अच्छे से याद है कि बसपा सरकार में एक बार विश्वविद्यालय में ही मेरे एक वक्तव्य को लेकर जो है पुलिस मुझे खोज रही थी। मैंने बसपा सरकार के खिलाफ ये कहा था कि बसपा सरकार अगर छात्र आंदोलनों को कुचलेगी तो ये छात्र जो है इस सरकार को कुचल देंगे। उसके बाद मुझे पुलिस ढूंढ रही थी और विकास नगर में एक कमरे पे मैं रहता था, और उस समय जो है पुलिस मेरे कमरे पर आ गई थी, और पुलिस के जो अधिकारी थे, मैं अधिकारी का नाम ले लूँगा, बाद में वो बड़े अधिकारी पुलिस के हुए, उस समय भी बड़े अधिकारी थे, और उनसे मेरी हाथ टॉक हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और मैंने धक्का दे दिया तो वो गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत जो है पुलिस ने बहुत पिटाई की, और मुझे जब होश आया तो मैं जेल के दरवाजे पर खड़ा था, और दोबारा जब जेल गया तो वही कारण था। उस समय में बहुत पिटाई लगी थी मेरी। अच्छा, जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई भी, किसी भी घर का बेटा हो या किसी का भी पति हो, घर वाले थोड़ा सा घबराते हैं। आपको मना नहीं किया जाता था या आपको कहा नहीं जाता था चुप्पे घर में बैठो, कहाँ जा रहे हो, ये ना करो, अभी इतना हुआ है और कितना होगा? ये सब सुनने को मिला, और सुनने को यदि मिला तो फिर आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब पहली घटना मेरे साथ हुई, जब हम लोग जेल से छूटे, तो आपको जानकारी है कि हमारे परिवार में कोई जो है राजनीति में नहीं, पिताजी एक आम मामूली से फिटर थे, रिटायर हो गए 2012 में। हम लोग इसी जेल से, आप जिस घटने में जूस पिलाए थी माननीय नेताजी ने, और उससे जेल छूट कर आए हुए थे।
तो वहाँ उतरे और उसके बाद 10-20 मोटरसाइकिलों पे जिंदाबाद जिंदाबाद करते माला वाला पहन के हम लोग चले वहाँ से और घर पहुँचे। पिताजी बहुत नाराज़ थे और बहुत गुस्से में थे। तो जैसे ही हम लोग दरवाजे पे पहुँचे तो लड़के सब लोग साथ में थे, सबने माला पहन रखी थी और हमने माला पहन रखी थी, सब जिंदाबाद लगाए थे। जैसे ही पिताजी देखे बस उन्होंने गाली देना शुरू किया, आ गया नालायक। उन्होंने चप्पल उठाई तो जितने हमारे समर्थक थे वो सब भाग गए, यहाँ तक कि जो मेरी मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी छोड़ के भाग गया। तो मैं माला पहने हुए और मोटरसाइकिल पर मैं खड़ा और जो है फिर गालियाँ खाई, चप्पल भी खाई माला पहने पहने। फिर उसके बाद ये हुआ कि घर में बड़ी दिक्कत है, अगर राजनीति करेंगे तो घर वाले बहुत नाराज़ होंगे। ये बात दोबारा जब हम लोग नेताजी से मिले तो नेताजी को बताई कि नेताजी एक बार पिताजी को फ़ोन कर दीजिए, पिताजी बहुत नाराज़ होते हैं। तो पिताजी को नेताजी ने फ़ोन किया था और शायद उसके बाद पिताजी ने तब ऐसे नहीं कहा। शादी के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पुलिस आई, गिरफ्तार हुए, जेल गए। स्वाभाविक सी बात है, परिवार परेशान होता है, लेकिन हम थोड़ा सौभाग्यशाली हैं कि हम परिवार को पता है कि हम लोग कैसे आए हैं। चूँकि हमारे जैसे वो भी परिवार से हैं तो उन्हें पता है कि राजनीति का रास्ता तो कठिन होगा ही। और एक बार रात में भी 1:30 बजे आपको जानकारी होगी या देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के लखनऊ आगमन पर मुझे उठाया गया था। तो उसमें भी परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। कभी ऐसा नहीं लगा कि परिवार बहुत जो है घबरा जाए या परेशान हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा दिल से मजबूत हूँ तो परिवार भी मेरा दिल से मजबूत है। परिवार पे हमेशा साथ मिला और उन्होंने सहयोग किया। आपने कहा कि आप दिल से मजबूत हैं, कितना मजबूत हैं? क्योंकि अगर एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है और रोड पे वो एक्सीडेंट देख लेता है या वो एक बार गिर जाता है तो 10 दिन 5 दिन तो मोटरसाइकिल छोड़ देता है या अवॉइड करता है या गाड़ी धीमी चलाता है या और सतर्क हो जाता है, हिम्मत टूट जाती है। आप किसी राजनीतिक परिवार से तो नहीं रहे, आप किसी बहुत बड़े व्यापारिक परिवार से तो नहीं रहे, लेकिन कहाँ से हिम्मत लाते हैं? ऐसी कौन सी दवा है या कौन सी चाबी है आपके पास जो दोबारा आप जोश से भर जाते हैं और फिर प्रशासन से भिड़ने का काम करते हैं? देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसके लिए अपने स्कूल को भी बधाई दूंगा। अब बाद में जो कुछ भी रहा हो, उन्होंने थोड़ा सा अच्छी शिक्षा दी और बड़ा क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया, देशभक्ति बड़ी बताई गई। और जब आप किसी को पढ़ते हैं तो वो मन में भावनाएं भरने रहती। पुलिस से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, पुलिस भी इंसान है। पुलिस तो जैसा सरकार होती है, प्रशासन होती है, उसके आर्डर पर आती है। लेकिन कभी कभी जाती पुलिस अपने पर्सनल को भी लेकर अत्याचार करती है, मारपीट करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो पहला गुण नेतृत्व का यही है कि आपको निडर होना पड़ेगा। अगर पुलिस की लाठी से, पुलिस के डंडे से, पुलिस की गोली से अगर आप डर जाएंगे, जेल जाने से डर जाएंगे, तब तो आप राजनीति नहीं कर सकते। और खासकर जब आपको संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े। और यकीन जानिए, जब आप लड़ने चलेंगे तब आपको इसका सामना करना पड़ेगा। जैसे हमने डिग्री कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तब प्रशासन खिलाफ था, 3 साल पढ़ा, तीनों साल जो है पीएससी कैंप रहा, 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया, तीनों साल पीएससी की एक बटालियन पढ़ी रहती थी। क्योंकि हर एक मुद्दे पर आपको लड़ना पड़ता है। और जब आप लड़ते हैं तो अगर आप कमज़ोर होंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। और लीडरशिप में अगर आप सोचिए 150, 200, 400, 500 लड़कों का नेतृत्व कर रहे हैं, तब आपको लड़ने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए और तभी आप लड़ पाएंगे। आपके अंदर निडरता होनी चाहिए कि आप निर्भीक होकर अपनी बात रख सकें। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अगर नौजवान राजनीति कर रहा है तो वो जो भी नौजवान मेरी बात सुने, ये बिल्कुल मन में रखे कि निडर होना बहुत ज़रूरी है। और निर्भीकता से जब आप गरीब मजदूर किसान की बात करेंगे, शोषित वंचित दलित पिछड़े की बात करेंगे, कच्चे मकानों की बात करेंगे, तब आपको निडर होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये रास्ता बड़ा कठिन हो सकता है, बड़ा दुश्वार हो सकता है, बड़ी तकलीफ़ों भरा हो सकता है, लेकिन इसी रास्ते से निकलकर ही तमाम देश में लोगों ने नाम कमाए हैं और तमाम देश के लोग आज उन्हें जानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि राजनीति के अच्छे मुकाम हासिल हो जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि आपका अच्छा इतिहास होगा, लोग आपको याद रखेंगे। एक बार मैं कवरेज कर रहा था और आपका कुछ प्रदर्शन था। बात है सीतापुर के महमूदाबाद की। चारों तरफ से पुलिस लगी हुई थी कि दिग्विजय सिंह देव नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आने चाहिए। फिर भी आप अचानक से प्रकट हो गए। कहाँ से आए और क्या टेक्निक आपने अपनाई? हाँ, वो ऐसा कई बार हुआ। हम माननीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि नेता वही जो मौके पर पहुंच जाए।
लेकिन हम लोगों ने राजनीति में नेताजी से बहुत कुछ सीखा है, और जब जब सीखा है तो नेताजी की हर एक बात दिमाग में एकदम पत्थर की लकीर की तरह गड़ी हुई। नेताजी कहते थे नेता वही जो पकड़ा ना जाए और मौके पर पहुंच जाए। मान लीजिए किसी विषय को लेकर आंदोलन हो रहा है और आप मौके तक नहीं पहुंचे, आंदोलन में नहीं पहुंचे, तब तो फिर आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो हम लोग उस समय क्या करते थे, फिर वो जो अपनी गाड़ी और पूरा दलबल है उसको गायब करके फिर मोटरसाइकिल में, बस में थोड़ा सा चेहरा छुपा उपा के, ऐसा जैसे आदमी को, तो पुलिस क्या है, पुलिस तो गाड़ियां खोजती है कि अब इनकी गाड़ी आ रही होगी, उनको पकड़ लेंगे। हम लोग गाड़ी में थे नहीं, हम लोग बस में चले आ रहे, उन्हें आइडिया ही नहीं कि बस में भी हो सकते हैं। बस में आए, फिर मोटरसाइकिल पर बैठ गए, मोटरसाइकिल से भाग के पहुंच गए, टेम्पो पर बैठ के चले गए। आदमी जान ही नहीं पाया पुलिस वाला कि कहा। उन्हें तो ये अंदाजा होना है कि प्रदेश अध्यक्ष जब मोटरसाइकिल से या टेम्पो में बैठ के तो जाएगा नहीं, या बस में बैठ के आएगा नहीं, या मैजिक में बैठ के आएगा नहीं। तो वो जो उनकी तैयारी रहती थी वो खराब हो जाती थी। कई बार ऐसा सीतापुर में भी हुआ, महमूदाबाद में भी हुआ, और इस बात को लेकर जो है पुलिस हर बार फेल हो जाती थी। हम अपने मुद्दे जो है प्रदर्शन के लिए मौके तक पहुंच जरूर जाते थे। ठीक है, आपका लगाव था समाजवादी पार्टी से, आपने समाजवादी पार्टी को चुना, लेकिन राजनीति तो दूसरे हिसाब की होती है। कई नेता होते हैं, देखते हैं कि ठीक है इस पार्टी का वजूद नहीं रहा, वो चमक रही है, चले जाओ, पद ले लो। आपको भी लोग बुलाते होंगे, जानकारी है। आप भी अगर किसी पार्टी में जाना चाहें तो आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा। तो क्यों मतलब आप बगैर सत्ता के भी समाजवादी पार्टी के होके रहे और होना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे निश्चित बताऊं, लोहिया जी कहते थे कि जो है सत्ता दलाल बनाती है और विपक्ष नेता बनाता है, और वो मुझे विपक्ष ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि यहाँ आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है और कमज़ोर दिलों वालों का काम नहीं होता। कमज़ोर दिल वाले जो है सत्ता ही खोजते हैं, और जो मजबूत दिल के लोग होते हैं वो विपक्ष में रहना पसंद करते हैं और लड़ना पसंद करते हैं। देखिए, जीवन में बार बार नेता नहीं चुना जाता, बार बार विचारधारा नहीं चुनी जाती। आज सुबह विचारधारा कोई थी, दोपहर में कोई थी, शाम को कोई थी। विचारधारा एक बार चुनी जाती, नेता एक बार चुनी जाती। विचारधारा हमने समाजवाद चुन ले और नेता अखिलेश यादव जी को मान लिया। नेता चुन लिया, विचारधारा चुन ली, तो फिर बात खत्म। किसी लाभ के लिए या पैसे कमाने के लिए, पैसे जरूरी हैं, लेकिन आप कहें सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो पैसे तो बहुत सारे रास्तों से कमाए जा सकते हैं, ठेकेदारी की जा सकती है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं राजनीति में आए। राजनीति में कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, और उस वर्ग से, जिस वर्ग से आते हैं, गरीब मजदूर किसान का बेटा आज राजनीति में आगे बढ़ सके, राजनीति में भी सपना देख सके और राजनीति को बारे में सोचे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बड़े महलों में, ऊंचे घरों में, ऊंची बाउंड्रियों में राजनीति कैद है, अब वो गरीब मजदूर किसान बेटे के पास कैसे पहुंचेगी, इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कब तक जो है गरीब का बेटा सिर्फ रिक्शा ढोएगा या मास्टर बनेगा, ये बनेगा, उसे भी तो MP MLA बनना पड़ेगा। खैर बने भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस दौर में जितना ज़्यादा आम परिवार का नौजवान राजनीति में आगे आएगा, राजनीति के बारे में सोचेगा, राजनीति में काम करेगा, उतना ही राजनीति अच्छी होगी, साफ होगी, और उतने ही गरीब मजदूर किसान की बात हो सकेगी, नौजवान की बात हो सकेगी। लेकिन अगर वही गरीबी से ना आने वाले लोग, बेटे के बेटे होने वाले लोग जो है, उन्हें ही अगर वही उनके हाथों में ही राजनीति रहेगी, तो ये मामला कठिन होगा। देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जो बिना किसी ऐसे बैकग्राउंड से निकल कर आए, जिनके परिवार में राजनीति नहीं थी, उन्होंने देश में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। माननीय नेताजी भी ऐसे बिल्कुल एकदम जीरो से आए, मामूली से शिक्षक से देश में रक्षा मंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनते रह गए, और 4 बार मुख्यमंत्री रहे। तो ये बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और अब आप कहेंगे कि भाई अखिलेश जी को तो उनके बेटे हैं, लेकिन नेताजी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब हम लोगों ने पहली बार शुरू में देखा, तो हम लोग एक बार हरदोई में साइकिल चला रहे थे। अब आप सोचिए कि 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा, लू चल रही होगी, बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, उसमें भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साइकिल चलाते देखा। अगर राजा के बेटे को राजतंत्र में, लोकतंत्र में आना है, तो उसे ज़मीन पर आना पड़ेगा, ज़मीन पर लड़ना पड़ेगा, और वो काम अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया। 800 मीटिंग, सोचिए कि जब क्रांति रथ यात्रा शुरू हुई तो सिर्फ 7 महीनों में 800 मीटिंगें की थी, दिन रात चले थे, दिन रात काम किया था, आज भी चलते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम फैलाते हैं कि अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकलते। अरे आप देखते नहीं, अब मीडिया दिखाना नहीं चाहता। कितनी बार वो अपने घर से निकले और उन्हें अरेस्ट किया गया, कितनी बार उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह से मीडिया पर पहरा है, कलम पर पहरा है, वो वही दिखाना चाहते हैं जो उनके मतलब की चीज़ हो। समाजवादियों का विचार, आचार और व्यवहार सब ऐसा है जो गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ने के लिए या उनके हक हकूक़ की बात करने के लिए जाना जाता है। आम तौर पे कहते हैं कि भैया राजनीति में आना हो तो आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास अच्छा घर होना चाहिए। और मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके पास डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, मैं तब से आपको देख रहा हूँ। डिस्कवर के बाद मुझे कुछ समय के बाद नहीं ध्यान है, फिर आप छोटी सी कार लेके आए पोलो, उसके बाद अब जा करके आप बड़ी गाड़ी में आए। तो जब आप पार्टी कार्यालय जाते होंगे या नेतागिरी आप समाज में बतौर नेता आप होते होंगे, स्वयं को स्थापित कर पाना बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े परिवार के लोग होंगे, काफ़ी गाड़ियों का काफिला होगा। तो कैसे कर पाए आप? वहाँ से एक छोटी सी तहसील से उठ करके आप प्रदेश तक पहुँचे, तो क्या ये बड़ी बड़ी गाड़ी और काफिला का कोई असर नहीं पड़ा? क्योंकि कई लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, कई लोगों के पास होंगी। कैसे किया आपने? देखिए, ये आपके मन पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी दृष्टि कहाँ तक है, आप बनना क्या चाहते हैं, आपने लक्ष्य क्या रखा। इस बातों पर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सारे नौजवान राजनीति कर रहे हैं। आप यकीन रखिए, अगर आपने अपनी नीयत में खोट नहीं रखी, आप जल्दबाजी में नहीं रहे, आप इस जो कहते हैं ना भौकाल के ज़माने में, दिखावे के ज़माने में अगर आप नहीं फंसे तो आपका रास्ता लंबा हो सकता है, सफ़र में समय लग सकता है, लेकिन जब आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो आपका कद बहुत बड़ा होगा। पिछले 22 साल से मैं राजनीति में हूँ और 22 साल का जो ये सफ़र है, जब आप खुले मन से, सच्चे मन से, अच्छी बात से और सच्चाई के साथ किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ईमानदारी का रास्ता अख्तियार किए रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हाथ जो आपको मदद करने के लिए आगे आते हैं। बहुत सारे, अब दिग्विजय सिंह 2 यहाँ तक है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हमारी मदद की है, हमें आगे बढ़ाया है, हमें यहाँ तक खड़ा रखने का काम किया है, बहुत सारी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया है। और ख़ासकर मेरा जैसा नौजवान जो बिल्कुल एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हो, तो उसमें बहुत सारे साथियों का हाथ है, बहुत सारे बड़े भाइयों का हाथ है, बहुत सारी बहनों का हाथ है। तो जब आप सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं तब लोग आपके साथ आते हैं, आपकी मदद करते हैं। लोगों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद, छोटे भाइयों का प्यार, ये सारा आपके साथ काम करेगा और सबसे बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ चलता है जब आप ईमानदारी से किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तकलीफ़ें आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कभी कभी ऐसा भी मन में भावना आएगी कि जो है हम गलत हैं या हमें दिक्कत है, या बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें भी आएंगी जो नहीं पूरी हो पाएंगी। कभी कभी मन को भी मानना पड़ेगा, लेकिन यकीन जानिए जब समय पर आकर चीज़ें ठीक होंगी तो फिर ये देखने वाली बात होगी। और ये सब बातें हम लोग सुनते आए, समझते आए, बड़ों ने सिखाया है, हमारे अध्यापकों ने सिखाया, बड़ों ने सिखाया, भाइयों ने सिखाया है और समझाया है, और उनकी दिखाई बातों पर हम लोग आगे बढ़ के आए हैं। तो मैं यही कहता हूं कि राजनीति में आप अपनी ईमानदारी से काम करते रहिए, या किसी भी फील्ड में आप हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आपका डिवोशन ठीक है, डेडिकेशन ठीक है, आप अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित सफलता मिलेगी। छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, डरते नहीं हैं और धोखा नहीं देते अपने आप को भी। बहुत सारी बातें ये भी होते हैं कि कहीं आप बढ़ना तो आगे चाह रहे हैं, कुछ बनना तो चाह रहे हैं, पर धोखा दे रहे हैं। धोखा देने का मतलब आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो समय निकलता जाएगा फिर वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ईमानदारी के साथ अपना काम करना है, अपना चाल चरित्र बचा के रखना है कि किस तरह से आप बचे रहें। बाकी राजनीति तो बड़ी कठिन रास्ता है। हम तो नौजवानों से यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई सबसे आसान रास्ता है। 10-12 घंटा पढ़ के आप ये डीएम कलेक्टर तक बड़े आसानी से बन सकते हैं। आसानी से नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है
और आपने काम किया है, पढ़ाई की है, तो एक जगह आपको मिलेगी, निश्चित तौर से मिलेगी। राजनीति उससे भी ज़्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ श्योरिटी नहीं है कि आपको क्या हासिल होगा। हो सकता है 24 घंटे काम करने के बावजूद भी ना मिले, और कभी कभी कम समय काम करने के बावजूद भी मिल सकता है। तो ये सबसे कठिन रास्ता है। बाकी और सारे रास्ते आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रास्ता कोई भी हो, लक्ष्य आपका कोई भी हो, अगर अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आप काम करते हैं तो ईश्वर वाला जरूर आपकी मदद करता है। एक प्रश्न और, जैसे आपने कहा कि आप गए किसी से मिलने, आपका नाम पूछा गया और आप पे सीधे हमला बोल दिया गया, आगे भी हो सकता है। अब आगे भी हो सकता है तो क्या आपको परिवार की चिंता नहीं है? अब देखिए, ऐसा तो नहीं है, कोई पत्थर तो है नहीं, परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोगों ने रास्ता ऐसा अख्तियार किया, वो ऐसा रास्ता पकड़ा हुआ है, ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं। आप जब आज के समय में आप देखो ना, आप अपने क्षेत्र में देख लो, मामूली अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, मामूली दिक्कतें झेल रहे हैं लोग। पूरे देश में आप देख लो, आज मणिपुर में कल वीडियो आ रही है, 2 महिलाओं के साथ उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है। क्या ये सब बातें देखने के बावजूद भी अगर हम खामोश बैठेंगे, अगर लड़ेंगे नहीं, तो आखिर आने वाले समय हमें गाली देगा कि जब देश ऐसी परिस्थितियों में था, समाज ऐसी परिस्थितियों में था, आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं बोल रहे थे। तो ये समझना होगा कि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और हर कीमत पर लड़नी पड़ेगी, और अंजाम क्या होगा ये सोच के लड़ेंगे तो देश आज़ाद नहीं हुआ होता। अगर आपको बड़ी सोच के साथ काम करना है, और इस सोच के साथ काम करना है कि हमें नेम फेम ना मिले, लेकिन कल जब कहानियाँ लिखी जाएं तो हमें आग बुझाने वालों की तरफ रखा जाए, आग लगाने वालों की तरफ ना रखा जाए। खाने में क्या पसंद है? खाने में बहुत साधारण आदमी है, वेजिटेरियन है, हमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी बहुत पसंद है, इसको बड़े चाव से खाते हैं और बहुत विशेष है, और साधारण खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा वो वैसा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ नहीं है, सामान्य खाना खाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। आप थे दिग्विजय सिंह देव जी, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना, जाना और समझा। लगातार अपडेट्स के लिए साथियों बने रहिए खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।